Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about class 9th history, chapter 3, that is Nazism and the rise of Hitler summary. So देखिए अभी हमारे रिवीजन शेड्यूल में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. इसके अंदर हम देखेंगे हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. देखिए सबसे पहला है हमारा बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक. वेमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ, क्या था वेमार रिपब्लिक, इसके बारे में देखेंगे, जानते हैं. देखिए इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जर्मनी का लड़ाई हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला था ये, अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर. यानी जर्मनी किसके साथ था? जर्मनी था ऑस्ट्रिया के साथ. एंड उनके खिलाफ थी एलाइज. एलाइज में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ये इनके खिलाफ थे. इनके आपस में देखिए लड़ाई चल रही थी. ओके. उसके बाद देखिए क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं यूरोप के वो लड़ाई में चले जाते हैं. जर्मनी ऑक्यूपाई कर लेता है फ्रांस को, बेल्जियम को. बट अनफॉर्चुनेटली देखिए अलाइज की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है यूएस की एंट्री होने पर. 1917 में यूएस एंट्री ले लेता है एलाइज में. इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जर्मनी को ये डिफीट कर देते हैं. कब तक डिफीट कर देते हैं भाई? ये नवंबर 1918 तक इनको डिफीट कर देते हैं. एट वेमार, देखिए वेमार यहाँ पर एक प्लेस होता है, ये यहाँ पर इनकी मीटिंग होती है. नेशनल असेंबली मिलती है और एस्टेब्लिश करती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. जर्मनी के वेमार में मिलती है नेशनल असेंबली और बोलती है कि हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू करेंगे, हम ये बनाएंगे. ठीक है. इसके बाद देखिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, जर्मन पार्लियामेंट डिप्यूटीज को इलेक्ट किया जाता है बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन. देखिए सबको वोट का अधिकार मिलता है. जर्मनी अपनी सभी कॉलोनीज जो इन्होंने विदेश दुनिया में अपना कायम कर रखी थी वो सभी कॉलोनीज ये खो देते हैं. इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा. इनकी सभी कॉलोनीज चली जाती हैं. द वॉर गिल्ड क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर एंड द डैमेज. देखिए सभी लोग जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं लड़ाई के लिए और डैमेज के लिए. सो एलाइड आर्मी क्या करती है, इनके राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेती है 1920 में. बिकॉज इनसे रुपए मांगने होते हैं, दे नहीं पाते, तो 1920 तक इनके एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है. और राइनलैंड सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था इनके लिए. सो इसकी वजह से देखिए क्या होता है, लेट्स सी. हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉर कि भाई ये जो हमारा वॉर हुआ इसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारे पूरे वर्ल्ड पर और जर्मनी पर. ओके. द वेमार रिपब्लिक बर्थ, देखिए जो ये वेमार रिपब्लिक बना इसके साथ साथ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग होने लगा ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया. देखिए 1917 में आपको याद है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है. उसी प्रकार से यहाँ पर स्पार्टासिस्ट लीग के द्वारा रिवॉल्यूशन होने लगा. ठीक है, जैसे रशिया में हुआ था उसी प्रकार से. They crushed the uprising with the help of a war veterans organized called free corps. देखिए वेमार रिपब्लिक क्या करती है अब इनके खिलाफ. वॉर वेटरन जो लड़ाई के योद्धा होते हैं जो इनके लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको फ्री कॉप्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फ्री कॉप्स. उनके साथ मिलकर इनको रोक देती है इन स्पार्टिसिस्ट लोगों को. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट इनके एनिमीज बन जाते हैं. ठीक है. पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन इस टाइम तक स्टार्ट हो जाता है बिकॉज 1923 देखिए जर्मनी की प्रॉब्लम देखिए 1923 तक इकोनॉमी बिल्कुल डाउन आ जाती है. जर्मनी पे करने से रिफ्यूज करती है और फ्रेंच इसके एरियाज को जैसे रूहर वगैरह के एरिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है. इज दैट क्लियर? अब जो इमेज था जर्मन कैरिंग कार्ट लोड ऑफ करेंसी नोट्स टू द बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड. अभी देखिए इनका दाम इतना गिर जाता है कंट्री का कि प्राइसेस इतने इंक्रीज हो जाते हैं ब्रेड वगैरह के कि इनको बहुत ज्यादा रुपए इनको ले जाने पड़ते थे एक पैकेट खरीदने के लिए ब्रेड का. इस क्राइसिस को बोलने लगे हाइपर इन्फ्लेशन. क्या बोलने लगे? हाइपर इन्फ्लेशन. इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं. अब देखिए अब जो ये ईयर्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं 1923 तक, इनमें क्या होता है 1924 से लेकर 1928 में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता है. द स्पॉट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट. अभी आप जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था. 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो इनको रुपए मिल रहे थे, जो सपोर्ट मिल रहा था वो टूट जाता है. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट होता है और लगभग 3 साल तक 1929 से लेकर 32 तक. ओके. द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए की इनकम गिरती है तो डेफिनेटली यूरोप पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है. ओके. द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी वाज वर्स्ट हिट. वर्कर्स देखिए वर्कर यहाँ पर जॉबलेस हो जाते हैं, स्ट्रीट्स में
प्ले कार्ड सेइंग दैट विलिंग टू डू एनी वर्क, लोग ऐसे थे कि जो तैयार थे किसी भी पेमेंट के लिए, कि कोई भी काम करने के लिए। यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसमैन थे, वो डर से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओके, पॉलिटिकली आल्सो द वेमार रिपब्लिक वाज फ्रेगाइल। अब जो ये वेमार रिपब्लिक बना था, ये पॉलिटिकली भी ज्यादा मजबूत नहीं था। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सम इनहेरिटेड, जो संविधान इन्होंने बनाया था उसके अंदर थोड़े बहुत डिफेक्ट्स थे। इज दैट क्लियर? इनके अंदर थोड़े बहुत डिफेक्ट थे जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप आने का खतरा बना हुआ था। इसी वजह से देखिए हिटलर आया था, यही रीजन है। वन इनहेरेंट डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 48 आपको अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 48 था जो प्रेसिडेंट को पावर देता था इमरजेंसी लगाने के लिए और लोगों के अधिकार उस टाइम पर छीनने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए हिटलर का राइज कैसे होता है, हिटलर्स राइज टू पावर, इसको देखते हैं हम अच्छे से। देखिए हिटलर वाज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया और उन्होंने अपना यूथ गरीबी में ही बिताया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में मैसेंजर के तौर पर वो काम करते थे एंड मेडल्स वगैरह ब्रेवी की उन्होंने जीते थे। हिटलर ने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया था जिसको बोला गया था जर्मन वर्कर्स पार्टी 1919। तो देखिए युद्ध खत्म होने के बाद अब इनके पास कुछ काम नहीं था तो इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया 1919 में। ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन पर इनका दबदबा बनने लगा और इन्होंने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखिए यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड और आ गया एक। इज दैट क्लियर? विच लेटर केम टू, देखिए इसके बाद इसको बोलने लगे नाजी पार्टी। ठीक है, ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी इसको नाजी पार्टी बोलने लगे। 1923 में ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। अब देखिए 1923 में हिटलर डिसाइड करता है कि ये बर्लिन जाकर पावर ले लेंगे, जर्मनी पे राज करेंगे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन आता है, नाजिज्म की एक बहुत बड़ी मूवमेंट ये बन जाती है। लेकिन देखिए 1923 में फेल हो जाते हैं। 1929 तक अब आप जानते हैं जर्मनी में बहुत ज्यादा इकोनॉमी डाउन थी। देखिए बैंक्स वगैरह कोलैप्स हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाते हैं, वर्कर्स की जॉब चली जाती है, ये आप जानते हैं। सो अब नाजी प्रोपेगेंडा बढ़ने लग जाता है बिकॉज अब लोगों को कोई ना कोई ऐसा लीडर चाहिए था जो इनके देश को बचाए। एंड यहाँ पर हिटलर आवाज उठाता है कि यस मैं कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, सो हिटलर एक पावर, अब इसकी कुछ खासियत थी जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे इसकी तरफ। दैट इज हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, उसके वर्ड्स लोगों तक अच्छे से पहुंचते थे। उसकी स्पीच में देखिए प्रॉमिस करता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन वो बनाएगा और जो वर्साइल ट्रीटी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी साइन हुई थी उसने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है उसको वो चेंज करेंगे। ठीक है, और जर्मन लोगों की डिग्निटी वापस लेकर आएंगे। उन्होंने एक और प्रॉमिस किया बिकॉज नौकरियां नहीं थी उस टाइम, उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट हम देंगे और यूथ का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि देश में जितने भी फॉरेन लोग आए हुए उनको हम निकालेंगे और जितने भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी उनसे हम रजिस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब देखिए हिटलर एक नया स्टाइल पॉलिटिक्स का फॉलो करता है, बड़ी बड़ी रैली करता है, पब्लिक मीटिंग करता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। और नाजी प्रोपेगेंडा के तहत देखिए हिटलर वाज कॉल्ड मसीहा, सेवियर। मसीहा बोला जाता है कि जो लोगों को बचाने आया है इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से। ठीक है, सो इसलिए देखिए हिटलर का यहाँ पर एक इमेज बन जाता है लोगों की नजरों में और डेफिनेटली अब इसका पावर में आना बहुत ही ईजी हो गया था। अभी जो ये डेमोक्रेसी आया था वेमार रिपब्लिक की वजह से, ये जो वेमार रिपब्लिक की वजह से डेमोक्रेसी आया था इसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है कैसे भाई? प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप ऑन 30 जन 1933। देखिए हिटलर को चांसलरशिप प्रोवाइड करते हैं, प्रेसिडेंट थे जो उस टाइम पर डेमोक्रेटिक देश के, ये जर्मनी के। ये हाईएस्ट पोजीशन थी मिनिस्टर्स में, जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनमें सबसे बड़ी पोस्ट थी चांसलरशिप की। ये प्रोवाइड करते हैं हिटलर को, कब प्रोवाइड करते हैं भाई? 1933 30 जनवरी को, याद रखिएगा। फिर देखिए The fire decree of 28 Feb 1933 suspended civic rights like freedom of speech, press, and has been granted by the Weimar Constitution। अब देखिए आपको याद है इमरजेंसी लगा सकते थे, तो ये फायर डिग्री अगले ही महीने यहाँ पर लगाई जाती है जिसकी वजह से जितने भी सिविल राइट थे, फ्रीडम, प्रेस, असेंबली, स्पीच, सब कुछ यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है।
आगे देखिए, तो इसकी वजह से लोगों के अधिकार चले जाते हैं। और 3 मार्च को फेमस अनेबलिंग एक्ट, ये अनेबलिंग एक्ट याद रखिएगा, इसकी वजह से डिक्टेटरशिप अब जर्मनी में आ जाता है, यानी हिटलर राइज टू पावर, चांसलरशिप मिलने के तुरंत बाद। ओके, अभी देखिए इसके बाद क्या होता है। द स्टेट टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, स्टेट का कंट्रोल कंप्लीट आ जाता है इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी, जुडिशरी, सबके ऊपर। एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट जो रेगुलर पुलिस कर रही थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एंड एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस। देखिए अब बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स इन्होंने बढ़ा दी थी। इज दैट क्लियर? बिकॉज इनको डिक्टेटरशिप लगाना था, तो इसके लिए लोगों को कंट्रोल करना काफी जरूरी है, इसीलिए। सो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है देखिए रिकंस्ट्रक्शन। अब ये रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं जर्मनी को। देखिए आगे देखते हैं, देखिए इकोनॉमिक रिकवरी असाइन हो जाती है। अब इनके इकोनॉमिस्ट होते हैं सैचेट, हिटलर के इकोनॉमिस्ट होते हैं सैचेट, उनको असाइन करते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी आप करें, जिनका काम था पूरा प्रोडक्शन करना और पूरे एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन करना, यानी स्टेट अब फंड करेगी और लोगों को काम मिलेगा। ओके, सो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमी का करने के लिए, इसमें फेमस जर्मन सुपर हाईवे, लोगों की कार वोल्क्सवैगन यहाँ पर आती है। हिटलर रूल्ड करता है। अब देखिए लीग ऑफ नेशन जो पहले वर्ल्ड वॉर में बनाई गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, इससे जर्मनी बाहर निकल जाता है 1933 में ही। और राइनलैंड जो इसे छीन लिया था उसको वापिस ये 1936 तक ले लेते हैं। और देखिए ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938 में इंटीग्रेट हो जाते हैं। एक स्लोगन, एक पीपल एक एम्पायर एक लीडर, तो इस स्लोगन पर देखिए क्या स्लोगन है, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। सैचेट एडवाइज करते हैं हिटलर को अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट बिकॉज स्टेट रन इन डेफिसिट। देखिए सैचेट जो होते हैं इकोनॉमिस्ट, वो बोलते हैं कि सर आप जो हथियार वगैरह ये कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं रुपए यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है, बिकॉज हम पहले ही घाटे में चल रहे हैं, इतने रुपए नहीं है हमारे पास, इसीलिए। बट फिर भी देखिए रीआर्मामेंट ये करते हैं। देखिए आगे है, अब नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि बेसिकली नाजी वर्ल्ड व्यू क्या रखते थे। नाजीज आर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जितने भी नाजी लोग थे वो एक बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस से लिंक थे। इनकी आइडियोलॉजी में देखिए देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की, तो ये रेशियल हायरार्की में बिलीव करते थे। ओके, आगे देखते हैं, रेसिज्म ऑफ हिटलर बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक। अब देखिए ये जो बिलीफ आया था हिटलर का, ये आया था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये सोशियोलॉजिस्ट थे, और ये इनकी थ्योरी थी कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, और ये सोशियोलॉजिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए आर्गुमेंट करते थे नाजी, वो सिंपल थी बिल्कुल, कि भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी वही सर्वाइव कर पाएगी वीक वंस के ऊपर, और वीक वन है वो खराब हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस प्रकार से। और इनका मानना था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रेस है जर्मनी में वो है आर्यन रेस, ठीक है, आर्यन रेस, जिसके जिसके पास प्योरिटी है, स्ट्रॉन्गर है, डोमिनेट कर सकती है वर्ल्ड में। सो हिटलर की आइडियोलॉजी सिंपल थी ये। ओके, हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफी इन वन प्लेस। अब देखिए जितना भी जर्मन जियोग्राफी था जो इसे छीन लिया था ईस्टर्न पार्ट में, यानी रशिया की साइड हम बोल सकते हैं, हम थोड़ा सा ईस्टर्न में जाएंगे तो वहां से कैप्चर करने लगे धीरे धीरे, बिकॉज ये चाहता था जर्मनी में वापिस से कंट्रोल आए। आगे देखिए अगला जो टॉपिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर स्टेट। अब जैसे इनका बिलीफ था, रेगुलर सोसाइटी में बिलीव करते थे, सो इसको कैसे एस्टेब्लिश किया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेट्स सी। इसमें देखिए नाजी केम इनटू पावर, अब नाजी लोग तो पावर में आ चुके हैं और धीरे धीरे अपने ड्रीम्स वगैरह को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कि रेगियल कम्युनिटीज जो है उनको निकालेंगे, प्योर जर्मन्स ये रह जाएंगे बस। ओके, सो कैसे करते हैं देखिए, दे वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड
हेल्दी नॉर्डिक आर्यन, सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस की सोसाइटी चाहते थे। सो देखिए ये यूथनेशिया प्रोग्राम लागू करते हैं, यूथनेशिया प्रोग्राम ये लागू करते हैं। हेलमट्स फादर, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, हेलमट के फादर जिन्होंने सुसाइड किया था बाद में, वो कंडेम करते हैं टू डेथ मैनी जर्मन हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। जर्मनी ऑक्यूपाइड, अब देखिए ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, जर्मनी पोलैंड को ऑक्यूपाई करता है, कुछ रशिया के पार्ट्स को, और उनके जो उनके सिविलियन होते हैं उनको फोर्स करता है स्लेव लेबर करने के लिए, ठीक है। जूस सबसे ज्यादा हिट होते हैं इसकी वजह से, बिकॉज हिटलर देखिए जूस को बहुत ज्यादा हेट करता था। फ्रॉम, अब देखिए 1933 से लेकर 38 तक नाजी टेरराइज करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं, सेग्रेट करते हैं जूस को, सो दैट वो लीव कर जाए कंट्री से। उनको इतना बुरा हालत में रखा जाता है कि वो देश छोड़कर जाने में मजबूर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब जो ये रेशियल यूटोपिया था, ये क्या था? जीनोसाइड, लोगों को ज्यादा अधिक मारना, और वार दोनों साइड बन गई थी एक सिक्के की। एक तरफ लड़ाई चल रहा था, एक तरफ ये ज्यूज को मार रहे थे अपने ही देश में, तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू थे। आगे देखिए, पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज नेक्स्ट टू जर्मनी। पोलैंड को डिवाइड करके मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो एनेक्स कर लिया गया जर्मनी के द्वारा। पीपल ऑफ पोलैंड वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज। अब पोलैंड के जो लोग थे जो जर्मनी के अंडर आ गए थे, उनको अपना होम और प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात देखिए, जो इंटेलिजेंस या पुलिस के लोग थे पोलैंड के, उनको मर्डर किया गया। और जो आर्यन जैसे लगते थे लोग, उनको स्नैच कर लिया जाता था उनकी मदर से, और उनको रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किया जाता था। और जो लोग नहीं थे आर्यंस, उनको मार दिया जाता था। ओके, यूथ इन नाजी जर्मनी। देखिए जो ये नाजी जर्मनी अब आ चुका था, इसमें यूथ की क्या सिचुएशन थी, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखिए हिटलर स्पेशली यूथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। स्कूल्स वगैरह क्लींस किए गए, प्योरीफाई किए गए। प्योरीफाई मतलब जूस वगैरह जो बाकी आर्यंस के अलावा बच्चे पढ़ते थे, उनको निकाला गया। जर्मन एंड जूस को इकट्ठा बैठने के लिए अलाउड नहीं किया गया। 1940 तक देखिए जूस वर टेकन टू गैस चैम्बर, गैस चैम्बर में ले जाने लगे, ठीक है। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जूस एंड वर्शिप हिटलर। देखिए बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था कि जूस को हेट करे, वर्शिप करे हिटलर को। यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी एजुकेट करने के लिए जर्मन यूथ को। ओके, देखिए ये जो ग्रुप से रिस्पॉन्सिबल थे, एट द एज ऑफ 14 की एज पर देखिए बॉयज को ज्वाइन करना पड़ता था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर उनको वॉर, ग्लोरीफाई, एग्रेशन, वायलेंस वगैरह सिखाया जाता था कि डेमोक्रेसी को कंडेम करें आप, इस प्रकार की बातें सिखाई जाती थी, एंड हेट करें ज्यूज को। और बाकी बच्चों को अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया जाता था। उसके बाद देखिए 14 ईयर्स तक वो अपना ये ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन जब 18 के हो जाते थे उनको लेबर सर्विस देना पड़ता था, यानी आर्मी में उनको सर्विस देना पड़ता था, एंड एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर उनको एंटर करना पड़ता था। इन 1922 यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फाउंडेड। इसी प्रकार से देखिए यूथ लीग ऑफ नाजी फाउंड की गई। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अभी तक? आगे देखते हैं। अभी यूथ में ठीक है, चिल्ड्रन का पता लग गया। मदरहुड में क्या बिलीव था इनका, देखते हैं कि मदर वहां पर कैसी हो नाजी जर्मनी में। चिल्ड्रन वर टोल्ड वीमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन। बच्चों को बताया जाता था कि वीमेन अलग है मैन से। बॉयज वर टोट टू बी एग्रेसिव। बच्चों, लड़कों को बताया जाता था कि आप एग्रेसिव रहे, मस्कुलिन रहे, स्टील हार्टेड बने। गर्ल्स को कि आप गुड मदर बने और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को जन्म दे। बिकॉज गर्ल्स को बोला जाता था कि आप प्योरिटी रखेंगे रेस की, जूस से आप दूर रहेंगे, ओके, और नाजी वैल्यूज आप बच्चों को सिखाएंगे। अब देखिए वीमेन को भी मेडल दिया जाता था ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। ब्रॉन्ज क्रॉस 4 बच्चों के लिए, सिल्वर फॉर 6, गोल्ड फॉर 8 और मोर। वीमेन जो कॉन्टेक्ट रखती थी जूस के साथ, पोलैंड वालों के साथ या रशियंस के साथ, उनको उनके हेड्स वगैरह शेव करके, ब्लैक फेस करके उनको उनको देखिए फिर उनको मार दिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार का ये अत्याचार वहां पर चल रहा था। लेट्स सी।
आगे देखते हैं। देखिए आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, अब ये अपना मैसेज कैसे फैलाते थे नाजी लोग, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाजी टर्म्ड मास किलिंग, ये स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते थे, किलिंग नहीं बोलते थे इसको, स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते थे, या फिर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। यूथनेशिया फॉर डिसेबल्ड, इस प्रकार के वर्ड यूज करते थे सो दैट लोग डरे ना कि डायरेक्टली हम किलिंग कर रहे हैं। इनको बोलते थे कि आपका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस प्रकार की बातें की जाती थी। आगे देखिए, गैस चैम्बर्स को लेबल किया जाता था कि डिसइंफेक्शन एरिया, उनको डायरेक्टली गैस चैम्बर नहीं बोलकर कि इन्फेक्शन दूर करने के लिए डिसइंफेक्टेड एरिया है ये। एंड बाथरूम तरीके से वो लगते थे, फेक शावर हेड उन पर लगा रखे थे। नाजी आइडिया था स्प्रेड करना, एक विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर वगैरह में भी अपना मैसेज फैलाते थे। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड एंड वर रेफर्ड टू एज वर्मीन, रैट्स और पेस्ट। ज्यूज को वर्मीन, पेस्ट और रैट्स बोला जाता था। नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स to appeal to all different section of the population. They sought to win their support by suggesting Nazi alone could solve all their problem. अब देखिए ये बातें बोली गई कि सिर्फ नाजी लोग ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आपकी, इस प्रकार की बातें बोली गई तो लोगों में विश्वास बढ़ा। आगे देखते हैं, ऑर्डिनरी पीपल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैसे हुआ। जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके साथ क्या हुआ। अभी पीपल नाजी आई थे से देखने लगे और नाजी लैंग्वेज बोलने लगे, ज्यूज वगैरह को हेट करने लगे, ये बात जानते हैं। Poster Niemöller protested an uncanny silence among ordinary Germans against brutal organized crime. Charlotte Brandt's book called The Third Reich of Dreams described how Jews themselves began believing in Nazi stereotype. अब Jews लोग खुद ही मानने लगे कि वो बैकवर्ड हैं, वो छोटे इंसान हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, इस प्रकार की बातें वो मानने लगे खुद ही, बिकॉज वो काफी डर गए थे, सहम गए थे नाजी प्रोपेगेंडा से। एंड लास्ट टॉपिक इज कि नॉलेज अबाउट होलोकास्ट, इन सब का नॉलेज कैसे मिलता है हमें। The war ended and the Germany was defeated. देखिए अब लड़ाई खत्म होता है, जर्मनी का डिफीट होता है। And Germans were preoccupied with their own plight. Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering. अब Jews चाहते थे कि वर्ल्ड पूरा रिमेंबर करे कि उन्होंने क्या सहन किया है जर्मनी में, और इसको होलोकास्ट के तौर पर बोलने लगे। जब उन्होंने लड़ाई हारी, नाजी लीडर डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू देयर फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल एविडेंस। देखिए पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया गया सो दैट जितने भी एविडेंस अत्याचार के वो मिटा दिए जाए ताकि वर्ल्ड को पता ही न चले। सो यस, दिस वाज आवर चैप्टर। ये देखिए हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का ये चैप्टर है, आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और आगे जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू।